ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार चौबे, बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी की यूनिट 1 का प्रथम लेक्चर जो है फर्स्ट लेक्चर के साथ उपस्थित हूँ आपके सामने। और मैं आपको बॉटनी पढ़ाऊँगा, वनस्पति शास्त्र पढ़ाऊँगा। तो बीएससी सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उसमें यूनिट 1 में है आपको जो न्यूक्लिक एसिड है, जिसे हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, डीएनए है नहीं, और आपका आरएनए है। आरएनए जो डिफरेंट टाइप्स का होता है, अलग अलग प्रकार का आरएनए होता है नहीं, एमआरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो डीएनए के बारे में आपको पढ़ना है, डीएनए की संरचना के बारे में। उसके बाद जो है मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए की संरचना के बारे में पढ़ना है, उसके कार्य के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो हमारा जो चर्चा का जो विषय रहेगा वो होगा आपका डीएनए के बारे में, जिसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। वह जो न्यूक्लिक एसिड जो है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल जिसे कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। तो ये न्यूक्लिक अम्ल जो होता है 2 प्रकार का होता है, जिसे हम कहते हैं डीएनए और आरएनए, डीएनए तथा आरएनए। डीएनए का पूरा नाम जो है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल जिसे कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। और आपका जो आरएनए होता है इसका पूरा नाम होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अब जो ये जो आरएनए जो होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, जिसे हम कहते हैं एमआरएनए, एमआरएनए कहते हैं। दूसरा होता है आपका टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। और तीसरा आपका होता है आरआरएनए, जिसे हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे आरएनए के बारे में, उसके जो अलग अलग प्रकार होते हैं, एमआरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोनों जो है डीएनए और आरएनए क्या होता है आपका न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है। और न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, जैव अणु होता है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि डीएनए क्या है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, तो न्यूक्लिक अम्ल एक प्रकार का क्या है आपका जैव अणु है। आपका क्या है, क्या होता है, जैव अणु, जैव अणु, इसे हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं, जैव अणु या बायोमॉलिक्यूल कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल। अब हमारे शरीर में जो होता है अनेक प्रकार के जैव अणु पाए जाते हैं, बायोमॉलिक्यूल पाए जाते हैं। जैसे आपका होगा कार्बोहाइड्रेट हो गया नहीं, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, आपका न्यूक्लिक अम्ल हो गया नहीं, खनिज लवण हो गया, ये सारे क्या होते हैं, बायोमॉलिक्यूल होते हैं। तो डीएनए एक आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जैव अणु है। और हमारे शरीर के जो भी गुण निर्धारित होते हैं उसका निर्धारण जो होता है डीएनए के द्वारा होता है। ठीक है। और डीएनए की इकाई को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। इस जीन के द्वारा जो होता है हमारे गुण का निर्धारण होता है। ठीक है। तो जीवों में जो अनेक प्रकार के जो गुण पाए जाते हैं, जो विविध प्रकार के गुण पाए जाते हैं, उन गुण का निर्धारण किसके द्वारा होता है, जीन के द्वारा होता है। और जीन क्या होता है, आपकी जो है अनुवांशिकता की इकाई होती है। अगर हम आणविक रूप में देखते हैं तो जीन क्या होता है, आपका डीएनए का भाग होता है। तो डीएनए का वह भाग जो हमारे गुणों का निर्धारण करता है, जैसे आपकी लंबाई हो गया, आपकी त्वचा का रंग हो गया, ठीक है,
और आपके और जो विविध गुण हो गए, ठीक है, बाल का रंग हो गया, ये सबका निर्धारण किसके द्वारा होता है? जीन के द्वारा होता है, ठीक है। और जीन क्या होता है? डीएनए का क्या होता है? छोटा टुकड़ा होता है। डीएनए का क्या होता है? भाग होता है, ठीक है। तो हम उसी डीएनए के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लिक अम्ल होता है, चाहे आपका डीएनए हो चाहे आरएनए हो, ठीक है, तो उसका निर्माण जो है किन किन अणुओं के द्वारा होता है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो चाहे आपका जो है न्यूक्लिक अम्ल, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, उसके मुख्य जो घटक होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल के बारे में हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल, जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्य रूप से न्यूक्लिक अम्ल जो है 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए तथा आरएनए, ठीक है। तो हम आइए थोड़ी सी जानते हैं कि डीएनए और आरएनए का निर्माण आपका कैसे होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण के जो 3 मुख्य घटक होते हैं वो होते हैं शर्करा, ठीक है। और शर्करा जो होता है कितने कार्बन का होता है? 5 कार्बन का बना होता है। तो अगर आपका न्यूक्लिक अम्ल अगर डीएनए है तो वहाँ जो शर्करा होगा डीऑक्सीराइबोस होगा, और आपका न्यूक्लिक अम्ल अगर आरएनए है तो वहाँ शर्करा जो होगा 5 कार्बन का होगा, जिसे हम कहते हैं राइबोस। तो डीएनए में जो शर्करा हुआ उसे हम डीऑक्सीराइबोस कहते हैं, और आरएनए में जो शर्करा हुआ उसे हम क्या कहते हैं? राइबोस कहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लिक अम्ल का पहला घटक क्या हो गया? आपका शर्करा हो गया, जो राइबोस होता है और डीऑक्सीराइबोस होता है, और यह 5 कार्बन का बना होता है। दूसरा मुख्य घटक क्या होता है? आपका फॉस्फोरिक अम्ल होता है, जिसे हम H3PO4 कहते हैं या फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। और तीसरा मुख्य इसका घटक होता है नाइट्रोजिनस क्षार, ठीक है। अब ये नाइट्रोजिनस क्षार जो होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन, ठीक है। तो न्यूक्लिक अम्ल के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, अम्ल, ठीक है। इसके न्यूक्लिक अम्ल के मुख्य घटक तो कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड जिसे कहते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण जो होता है मुख्यतः 3 घटक से होता है। पहला जो है आपका होता है शर्करा। क्या होता है? शर्करा, जिसे हम क्या कहते हैं? शुगर भी कहते हैं, ठीक है। और ये शर्करा जो होगा ये कितने कार्बन का बना होगा? 5 कार्बन का। किसका बना होगा? 5 कार्बन का बना होता है, 5 कार्बन का, ठीक है। 5 कार्बन का शर्करा होगा। और ये शर्करा जो होता है मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, नहीं। अगर होगा डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस। और डीऑक्सीराइबोस जो है ये किस में पाया जाएगा? आपको डीएनए में पाया जाएगा। और जो है दूसरे 5 कार्बन का शर्करा जो है जिसे हम राइबोस कहते हैं, राइबोस, ठीक है। और राइबोस कितने कार्बन का होगा? तो 5 कार्बन का ये भी होगा। और किस में पाया जाएगा? आरएनए में। तो 5 कार्बन का शर्करा, आपको प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में कि 5 कार्बन का शर्करा जो डीएनए में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। और 5 कार्बन का शर्करा जो आरएनए में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? राइबोस कहते हैं। दूसरा मुख्य घटक होता है इसका फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल या फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, जिसका आणविक सूत्र होता है आपका H3PO4। और इसका तीसरा जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है? नाइट्रोजन युक्त क्षार, नाइट्रोजन युक्त क्षार जो होता है, ठीक है। अभी नाइट्रोजन युक्त क्षार जो होता है वह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्यूरिन कहते हैं, प्यूरिन। और दूसरा जो होता है पायरिमिडिन, प्यूरिन तथा पायरिमिडिन। अब जो प्यूरिन जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन जिसे हम ए से प्रेजेंट करते हैं, इसका संकेत ए होता है। दूसरा होता है ग्वानिन, ठीक है। और ग्वानिन को हम जी अक्षर से दर्शाते हैं। और पायरिमिडिन जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, साइटोसिन, जिसे हम
इंग्लिश वर्णमाला के सी अक्षर से दर्शाते हैं, दूसरा होता है साइटोसिन के बाद थाइमिन, थाइमिन, ठीक है। और थाइमिन जो है, थाइमिन जिसे हम टी अक्षर से दर्शाते हैं। और उसके बाद जो तीसरा जो होता है जिसे हम क्या कहते हैं, तीसरा होता है आपका यूरेसिल, यूरेसिल, यूरेसिल। यूरेसिल को जो है, यूरेसिल जो है उसको हम यू अक्षर से दर्शाते हैं। एक बार पुनः बता दूं मैं कि न्यूक्लिक अम्ल चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, उसके निर्माण के लिए 3 घटक क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। पहला घटक होता है शर्करा, ठीक है, जो 5 कार्बन का होता है। और डीएनए में पाए जाने वाला शर्करा वो क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। और आरएनए में पाए जाने वाले शर्करा को हम क्या कहते हैं, राइबोज कहते हैं, ठीक है। तो इसका अगर आप अनुसूत्र जानना चाहें तो इसका होता है C5H5O5 होता है, ठीक है। चूंकि एक ऑक्सीजन यहाँ निकल चुका है, इसका होता है C5H5O4 होता है, ठीक है। तो पहला घटक हो गया। दूसरा घटक क्या हो गया आपका, फॉस्फोरिक अम्ल हो गया। और तीसरा घटक क्या हो गया, नाइट्रोजन युक्त क्षार, जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजनस बेस। और ये नाइट्रोजनस बेस जो होता है 2 प्रकार का होता है, प्यूरिन और पायरिमिडीन होता है, ठीक है। ये 2 रिंग से बनी हुई संरचना होती है प्यूरिन, और पायरिमिडीन जो होती है 1 रिंग से बनी हुई संरचना होती है, ठीक है। और प्यूरिन जो होता है आपका 2 प्रकार का होता है, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन को ए अक्षर से दर्शाते हैं, ग्वानिन को जी अक्षर से दर्शाते हैं। और यहाँ पायरिमिडीन जो है 3 प्रकार का होता है, साइटोसिन जिसे सी लेटर से हम दर्शाते हैं, और थाइमिन जो है इसे टी लेटर से दर्शाते हैं। और जो तीसरा होता है यूरेसिल, इसे हम क्या करते हैं, यू लेटर से दर्शाते हैं, ठीक है। अब जो क्षार जो होता है, डीएनए की बात करें तो डीएनए में जो क्षार होगा वो कौन कौन सा होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। और आरएनए में क्या होता है, थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है, ठीक है। तो आपका डीएनए में जो क्षार होगा, डीएनए में जो क्षार होता है वो कौन सा होता है, एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा और क्या होगा, थाइमिन होगा, ठीक है। आरएनए में क्या होता है, थाइमिन क्या होता है, हट जाता है। और थाइमिन किसके द्वारा विस्थापित हो जाता है, यूरेसिल के द्वारा विस्थापित हो जाता है। तो आरएनए में जो है क्षार कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। इसमें भी होगा, एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, जैसा आपके डीएनए है। और एक अंतर होता है नाइट्रोजन युक्त क्षार, डीएनए के नाइट्रोजन युक्त क्षार में और आरएनए के नाइट्रोजन युक्त क्षार में। यहाँ जो है थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल आपका होता है, ठीक है। तो ये मुख्य घटक हो गए, क्या हो गए आपके न्यूक्लिक अम्ल के, ठीक है। तो न्यूक्लिक अम्ल के मुख्य घटक में शर्करा हो गया, फॉस्फोरिक अम्ल हो गया, नाइट्रोजन युक्त हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन युक्त क्षार हो गया। और ये डीएनए में कौन कौन सा क्षार पाया जाता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। और आरएनए में पाया जाने वाला क्षार कौन सा है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो आपके परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछा जाता है कि डीएनए और आरएनए में किस क्षार में अंतर पाया जाता है, तो डीएनए में थाइमिन पाया जाता है और आरएनए में जो है थाइमिन की जगह यूरेसिल आपका पाया जाता है, ठीक है। तो अभी हमने जाना कि डीएनए में कौन कौन सा क्षार पाया जाता है और आरएनए में कौन कौन सा क्षार पाया जाता है। डीएनए मैंने बताया कि 4 क्षार पाए जाते हैं, नाइट्रोजन युक्त क्षार जिसे कहा जाता है, क्योंकि क्या होता है इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। तो डीएनए में पाए जाने वाला क्षार है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। और आरएनए में पाए जाने वाला क्षार है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। अब हम आइए देखते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण जो होता है कैसे होता है। तो मैंने बताया आपको कि न्यूक्लिक अम्ल में क्या होते हैं, 3 मुख्य घटक होते हैं। शर्करा होता है जो 5 कार्बन का होता है, दूसरा फॉस्फोरिक अम्ल और तीसरा आपका होता है नाइट्रोजन युक्त क्षार, ठीक है। तो इनका निर्माण देखें कैसे होता है। सबसे पहले जो नाइट्रोजन युक्त क्षार जो है शर्करा के साथ क्या मिलाता है, न्यूक्लियो मिलकर क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड बनाता है, ठीक है। तो आपका जो है नाइट्रोजन युक्त क्षार, नाइट्रोजन युक्त क्षार जिसे हम नाइट्रोजन बेस भी कहते हैं, नाइट्रोजन युक्त क्षार और प्लस शर्करा। शर्करा कितने कार्बन का होगा, 5 कार्बन का। और ये मिलके दोनों क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड जो है फॉस्फोरिक अम्ल के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ठीक है।
अब हो गया दूसरा जो हो गया न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड जो है फॉस्फोरिक अम्ल के साथ मिलकर, जिसके मैंने आणविक सूत्र बताई थी इसके H3PO4, ठीक है। तो फॉस्फोरिक अम्ल मिलके क्या बनाता है आपको, न्यूक्लियोटाइड बनाता है। क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बनाता है। अब क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। सो न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। बहुत सारे, इसको मैं N से दिखा रहा हूं क्योंकि जहाँ N क्या होता है, इसकी संख्या होती है 2, 4, 6, 8, कुछ भी हो सकती है। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर किसका निर्माण करते हैं, इसे हम कहते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड। पॉली न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल। तो इस प्रकार से क्या होता है आपका, किसका निर्माण होता है, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। नाइट्रोजन युक्त क्षार जो है शर्करा के साथ मिलकर क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड बनाता है। और न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिक अम्ल के साथ मिलकर क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड बनाता है। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है आपका, पॉली न्यूक्लियोटाइड बनता है, जिसे हम न्यूक्लिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। आइए एक उदाहरण देखते हैं, ठीक है। जैसे आपका एडेनिन जो है, एडेनिन जिसे हम ए से दर्शाते हैं, एडेनिन, ठीक है। हमने किस लेटर से दर्शाया था, ए लेटर से दर्शाया था। तो एडेनिन जो है अगर शर्करा के साथ मिलता है, शर्करा समझो, शर्करा कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का है, ठीक। तो ये शर्करा 5 कार्बन का अगर राइबोज है, क्योंकि आपका आरएनए में क्या होता है, राइबोज होता है, और डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज होता है। तो 5 कार्बन का शर्करा राइबोज एडेनिन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, एडिनोसिन बनाता है। क्या बनाता है, एडिनोसिन का निर्माण करता है, ठीक है। अभी एडिनोसिन जो है, एडिनोसिन क्या है, मुख्य रूप से आपका न्यूक्लियोसाइड है। यहाँ देखिए ये क्या है आपका, न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि नाइट्रोजन युक्त क्षार, और यहाँ एडेनिन क्या है आपका, नाइट्रोजन युक्त क्षार है। एडेनिन क्या है आपका, नाइट्रोजन युक्त क्षार है। तो नाइट्रोजन युक्त क्षार और शर्करा मिलकर क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ नाइट्रोजन युक्त क्षार का एडेनिन है, जो 5 कार्बन के शर्करा राइबो के साथ मिलकर क्या बनाता है, एडिनोसिन बनाता है। किसका निर्माण करता है, एडिनोसिन। अगर यहाँ क्षार आपका शर्करा जो है डीऑक्सीराइबोज हो, जैसा डीएनए में पाया जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन। थोड़ा सा आपका अंतर है, यहाँ हो जाएगा एडिनोसिन, क्योंकि आपका शर्करा जो है राइबोज है। अगर शर्करा आपका अगर डीऑक्सीराइबोज है तो क्या हो जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन, ठीक है। अब जो है एडिनोसिन जो है, एडिनोसिन अब एडिनोसिन जो है किसके साथ जो है, फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4, फॉस्फोरिक अम्ल के साथ मिलकर क्या बनाता है, एडिनाइलिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, एडिनाइलिक अम्ल, एडिनाइलिक अम्ल, ठीक है, या एडिनाइलिक एसिड। तो यहाँ जो है आपका न्यूक्लियोसाइड क्या हो गया, यहाँ देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका न्यूक्लियोसाइड कौन सा है, एडिनोसिन क्या हो गया आपका, न्यूक्लियोसाइड हो गया। और यहाँ आपका फॉस्फोरिक अम्ल है और मिलकर क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड आपका बनाता है। किसका निर्माण करता है, न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ जैसे मैंने बताया कि शर्करा अगर डीऑक्सीराइबोज होगा, जैसा कि डीएनए में होता है, तो डीऑक्सीराइबोज से यहाँ कौन सा आपका बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सी एडिनोसिन। और डीऑक्सी एडिनोसिन फॉस्फोरिक अम्ल के साथ मिलकर क्या बनाता है, एडिनाइलिक अम्ल का निर्माण करता है। तो एडिनाइलिक अम्ल क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और बहुत सारे एडिनाइलिक अम्ल मिलकर किसका निर्माण करेंगे, पॉली न्यूक्लियोटाइड, पॉली एडिनाइलिक एसिड का निर्माण करेंगे। यह आपका न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं।